हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर प्रेप गुरु। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO प्रोग्राम को लेकर के हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने इनॉग्रेट किया है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स के लिए। AEO प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। यह वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के सेफ फ्रेमवर्क के अंदर आता है, जिसमें कि यह इंश्योर किया जाता है कि ग्लोबल ट्रेड आसानी से हो और उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और सिक्योरली हो। ये एक वॉलंटरीली कॉम्प्लाइंस प्रोग्राम है, मींस कि ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होगा इसमें, और कभी भी चाहे तो इससे एग्जिट भी लिया जा सकता है। इसका मुख्य पर्पस होता है कि इंटरनेशनल सप्लाई चेन जो है उसका जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसको इन्हेंस किया जाए और जो भी गुड्स हैं वो लेजिटिमेट तरीके से ही, लीगल तरीके से ही मूव करें, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, राइट, या फिर हथियार का आदान प्रदान ना हो, या गलत बिल दिखा करके एक्सचेंज ना किया जा रहा हो। सो जो अभी जो लॉन्च हुआ है दैट इज़ अ न्यू वर्जन 2.0 ऑफ द वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जिसका मेन पर्पस ये होगा कि जो कुछ भी फिजिकली फाइलिंग किया जाता है एप्लीकेशंस किसके द्वारा, ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स के द्वारा, तो उसका अपडेट क्या है, रियल टाइम जानकारी ऑनलाइन मिल पाए। इससे यह प्रोसेस जो है ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स को जो लाइसेंस मिलने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। सेफ फ्रेमवर्क के बारे में जान लेते हैं। ये भी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। इसका फुल फॉर्म है फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड टू सिक्योर फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड। इट्स फुल फॉर्म इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि यह क्या है बेसिकली। इट एक्ट एज ए डिटरेंस टू इंटरनेशनल टेररिज्म, ये हम बात कर चुके हैं कि हथियार वगैरह को रोकना, कहीं टेरर फंडिंग ना हो, इन सब पर भी इसके थ्रू नज़र रखी जा सकती है। नेक्स्ट है नासाज कैसिनी स्पेस क्राफ्ट। हाल ही में इस स्पेस क्राफ्ट ने सैटर्न जो मून है टाइटन, उस पर मीथेन की पुष्टि की है। वहाँ पे उसने मीथेन के अलावा लिक्विड ओशन को भी पाया है, जिसमें से कि कुछ गैसेस निकल रहे हैं और पानी भी निकल रहा है, यानी कि वहाँ पे वाटर भी है, मीथेन भी है, जिसकी वजह से यह पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कि वहाँ पे लाइफ तो ज़रूर होगी। एटलीस्ट देयर शुड बी सम मिथेनोजेंस, दैट इज़ अ माइक्रोब दैट सर्वाइव बाई रेसिप्रेटिंग मीथेन जैसे इन्वायरमेंट में मीथेन को ही इस्तेमाल करते हैं वो अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, सम ऑर्गेनिजम्स। मीथेन और अर्थ में अगर हम जाने तो देखेंगे तो पाएंगे कि बेसिकली ज़्यादातर जो मीथेन यहाँ से इमिट हो रहा है वो बायोलॉजिकल ऑरिजिन ही है, पर कुछ नॉन बायोलॉजिकल ऑरिजिन भी होते हैं, जैसे कि कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा हो, कोई केमिकल ब्रेकडाउन हो, जो ऑर्गेनिक मैटर है डेथ हो जाता है। अगर वो जीवित है तो बायोलॉजिकल ऑरिजिन का मतलब क्या होगा कि जो एक्सक्रीटर निकल रहा है या मेटाबॉलिज्म के दौरान जो गैसेस निकलते हैं उसमें मीथेन भी होता है। अगर डेथ हो गया तो डिकेइंग प्रोसेस होगा, डिकेइंग प्रोसेस यानी कि केमिकल ब्रेकडाउन, नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस, और इसमें भी मीथेन निकलता है। हाइड्रोथर्मल प्रोसेस भी होता है जिससे मीथेन निकलता है। हाइड्रोथर्मल प्रोसेस मतलब थर्मल मतलब हीट, हाइड्रो मतलब वाटर। फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक इरप्शन का होना, राइट, उसमें बहुत सारे गैसेस निकलते हैं जिसमें कि मीथेन भी हो सकता है। कैसिनी मिशन के बारे में जान लेते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1997 एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पेसक्राफ्ट जो अभी भी सर्विस में है। ये जो है लॉन्च किया गया था एक कॉर्पोरेशन के बीच में, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटली स्पेस एजेंसी जिसमें इन्वॉल्व थी। ये फर्स्ट लैंड इसने ये एक तरीके का एक पहला था जो कि आउटर सोलर सिस्टम में पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट लैंड किया। एक्चुअली में इसका दो कंपोनेंट है, एक है ऑर्बिटर और एक है लैंडर। तो लैंडर जो था वो मून टाइटन में जाकर के लैंड किया था, और ये पहला ऐसा कोई लैंडर था जो कि टाइटन मून पे लैंड हुआ हो, और ये पहला ऐसा लैंडर था जो किसी आउटर सोलर सिस्टम में लैंड किया हो। बिकॉज जो टाइटन मून है वो हमारे सैटर्न में है, विच इज़ कंसिडर्ड एज आउटर सोलर सिस्टम। दो तरीके का सोलर सिस्टम होता है, दो पार्ट में बताया गया सोलर सिस्टम को, इनर सोलर सिस्टम एंड आउटर सोलर सिस्टम। तो मार्स और उसके पहले के जो प्लैनेट्स होते हैं वो इनर सोलर सिस्टम में आते हैं और उसके बाद के प्लैनेट्स आउटर सोलर सिस्टम में आते हैं। कैसिनी जो था फोर्थ स्पेस मिशन था जो कि सैटर्न पर विजिट किया हो, और ये पहला था जो कि सैटर्न को ऑर्बिट किया होगा। इसका जो ऑर्बिटर था वो सैटर्न के राउंड लगा रहा था, और बाकी इससे पहले भी और हुए थे जिन्होंने सैटर्न को देखा था, बट ऑल ऑफ देम वेर फ्लाई बाई मिशंस, ठीक है, इसके ऑर्बिट नहीं किए थे। ये एक पहला था जिसने सैटर्न को ऑर्बिट किया था। तो ये एक सवाल है आप लोगों के लिए, नेट पे सर्च करिएगा या पता हो तो जवाब दीजिएगा कमेंट में। विच इज़ द ओल्डेस्ट स्पेसक्राफ्ट स्टिल इन सर्विस? कौन है? वॉयेज 1, वॉयेज 2 और नो वन?
ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में न्यूज़ था कि आर्टिक आइस में जो लॉस हो रहा है आइस का, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। इनफैक्ट जितने तेज़ी से ओशन में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे दुगनी तेज़ी से यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है आर्कटिक में, जिसकी वजह से यह देखा जा रहा है कि लेट मानसून जो है उस पर खराब असर पड़ रहा है। सेंट्रल एशिया इंडिया में जो रेनफॉल का जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि फ्लडिंग की टेंडेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, ये क्या हो रहा है, जो वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उससे दुगनी तेज़ी से यहाँ पे वार्मिंग हो रही है, इसी को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। ये 30 साल के ऑब्जर्वेशन से ये बात सामने आई है। अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एक्सिस्टेंस रिपोर्ट, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि ह्यूमन और एनिमल के बीच जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो एक मेन थ्रेट है, दैट इज लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक स्पीसीज। कुछ जो काफ़ी प्रोमिनेंट स्पीसीज है ऑल ओवर वर्ल्ड के, उन पर जीवन का खतरा है इस कन्फ्लिक्ट की वजह से। इंडिया की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पे ऑलरेडी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट है और बहुत सारे एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, टाइगर हुआ, एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोज, एशियाटिक लायंस और बाकी भी सन्स भी। इंडिया में जो एलिफेंट का केस देखें तो एलिफेंट आज के समय में अपने ओरिजिनल हैबिटेट के सिर्फ 3 to 4% इलाके में ही हैं। बाकी एनिमल्स जो हैं फोर्स हो रहे हैं ये सब एनिमल्स कि वह ह्यूमन हैबिटेट की ओर जाएं। इनफैक्ट ह्यूमंस ने फॉरेस्ट को इंक्रोच कर लिया है, फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया है, वहाँ पे खेती करते हैं और ये लोग खेत में भोजन की तलाश में जाते हैं और फिर खेत को नुकसान होता है, एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट होता है, ह्यूमन का डेथ होता है या फिर जानवरों का डेथ होता है। इसी में सोनितपुर मॉडल को इस रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है। WWF इंडिया ने यहाँ पर एक मॉडल डेवलप किया था जिसे बोलते हैं सोनितपुर मॉडल। होता यूँ था कि यहाँ पर नज़दीक ही फॉरेस्ट था और वहीं पे खेत भी था, तो जो एलिफेंट्स होते थे वो हमेशा खेतों पे रेड मारा करते थे, जिसकी वजह से दोनों की ही जाने जाती थी, एलिफेंट्स की भी और ह्यूमंस की भी। तो ये WWF इंडिया ने यहाँ के लोगों को ट्रेन किया ताकि वो किस तरीके से सेफली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से इन एलिफेंट्स को अपने क्रॉप वाले खेत के इलाके से हटा सकें, बिना खुद को नुकसान पहुँचाए और बिना उन्हें नुकसान किए। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को लेके NDRC, जो कि पटना में स्टार्ट किया जाने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बिहार जो है वहाँ पे पहला इंडिया का गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बनाया गया था विक्रमशिला में, राइट, विक्रमशिला भागलपुर। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, UPSC में आ चुका है और शेड्यूल 1 के तहत इसे प्रोटेक्शन प्राप्त है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और IUCN केस में इसे इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में डाला गया है। इंडेंजर्ड स्पीसीज, इट्स नॉट रेयर स्पीसीज और इट्स नॉट एक्सटिंक्ट, इट्स इंडेंजर्ड, राइट। तो इंडेंजर्ड और वल्नरेबल और रेयर के केस में कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज़ वन ऑफ द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन जो कि इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में पाया जाता है, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बेसिन में बेसिकली है पाया जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके तहत उसको एक्सटेंड किया है, यानी कि अब और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए हैं या मदद लेने के लिए एलिजिबल हैं। सो कौन एलिजिबल हो चुके हैं? APMCs हैं और कोऑपरेटिव्स हैं, नेशनल स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, और कुछ FPOs हैं, फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस और फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक तरीके का मीडियम से लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया करता है ताकि पोस्ट हार्वेस्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जा सके, या फिर जहाँ पे कम्युनिटी फार्मिंग होती है, यानी कई सारे फार्मर्स मिल करके एक लैंड को फार्मिंग करते हैं, उसमें जो है मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत यदि हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा लेना है तो इसमें कंसेशनल लोन मिलता है, या फिर कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के लिए भी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है और क्रेडिट गारंटी भी मिलती है। इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करें तो 3% तक एनुअली इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, यानी कि जितना भी इंटरेस्ट है उसे 3% कम लगेगा, पर कंडीशन ये है कि सिर्फ 7 साल के लिए मान्य होगा। उससे अधिक समय तक लोन यदि जाता है तो उसके बाद ये मान्य नहीं होगा। और
जो लोन है वो 2 करोड़ से कम का होना चाहिए, यानी फॉर MSME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को ही फोकस किया गया है। इसमें क्रेडिट गारंटी में भी यही कंडीशन है कि 2 करोड़ से कम का होना चाहिए, तभी सरकार जो है एज ए गारंटर रहेगी, यानी कोलेट्रल फ्री लोन मिल पाएगा। मैनेजमेंट ऑफ द फंड की बात करें तो यह जो ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके थ्रू जो भी सरकारी स्कीम्स है उसका जो प्रोग्रेस है ट्रैक किया जाता है, उसी से इसका ट्रैक किया जाएगा। सेकंड है कि नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यानी तीनों लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटी को बैठाया जाएगा और ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे। नेक्स्ट है स्पर्श को लेकर के सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये जो डिफेंस पर्सनल है रिटायर्ड, उनको डीबीटी ट्रांसफर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाने वाला है। नेक्स्ट है डीबी जेनवॉक। डीबी यानी कि एक डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें कि ओरल कैंसर के जितने भी जेनेटिक वेरिएंट्स हैं उन सब को उसमें लिस्ट किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म, डीबी का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस, जेन फॉर जेनोमिक, वी फॉर वेरिएंट्स, ओ फॉर ओरल, सी फॉर कैंसर। ये क्रिएट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेट्रिक जेनोमिक्स के द्वारा कल्याणी, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। PDF डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।